ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो आपसे एक और चीज़ होमवर्क, अभी मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा भी नहीं, मतलब मैंने जो पढ़ाया उसी को आपको बिना देख के लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको लेक्चर में कितना समझ में आया। तो अभी से आपका हमेशा यही होमवर्क रहने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब एक दो वो सब आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही उसी फैशन में या पैटर्न में लिखना है आपको, पैटर्न में लिखना है, वही डाई करना है जो मैंने आपको बताया बिना देख के, जो आपको आता है। क्या होमवर्क है आगे? ओके, अब आगे देखो ये क्या है, एडवांस थियरी ऑफ बॉन्डिंग। अभी बॉन्डिंग के बारे में और जाने वाले हैं, और कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम? सब कुछ कोवेलेंट के बारे में, क्योंकि आयनिक कब का खत्म कर, आयनिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आयनिक के बारे में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, एकदम शॉर्ट में पढ़ा था, जो एकदम स्टार्टिंग में दिया है ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, फिर आई थिंक क्या लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। ये जो स्टार्टिंग के बारे में यहाँ तक जो है, ये सिर्फ यहाँ तक ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में दिया है आपकी बुक में। बाकी पूरा का पूरा किसके बारे में? सब कुछ कोवेलेंट के बारे में। तो अभी जो एडवांस वो कुछ किसी बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है? तो अब देखो एडवांस थियरी में कौन आने वाला है। एक तो आएगा वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको हम शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, ठीक है? वीबीटी ही बोला जाता है। तो एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी, दैट इज वीबीटी, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, दैट इज एमओटी, ठीक है? दोनों को ही बहुत ही ध्यान से सुना। एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक्चुअली एक और थियरी है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन थियरी, बट इन्होंने ना एक्चुअली अब वापस वही है कि कंफ्यूजन है, कि एक्चुअली इन्होंने इस तरह से बताया कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर ही इंक्लूडेड है हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कुछ बुक्स में वो अलग भी पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है इतना। वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी, उसके बाद आता है एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो सबसे पहले थियरी कौन सी आई है? वैलेंस बॉन्ड थियरी आई। फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी में कुछ फेलियर्स आए, कुछ डिसएडवांटेजेस आए, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हर एक थियरी का कुछ ना कुछ ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स है, तो प्रॉब्लम तो आने ही वाले है ना? तो उसके बाद जो एकदम और एक थियरी जो आई उसके बाद, जो आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और आपको एक काफी शॉकिंग लगेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हालांकि उस थियरी के आने के लिए काफी कुछ रीजंस होंगे, मतलब वो थियरी जो डेवलप हुई उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हमारी बुक में जो रीजन दिया है वो एक ही रीजन है सिर्फ, मतलब सिर्फ एक रीजन, सिर्फ एक चीज के लिए उन्होंने पूरी एक थियरी डेवलप कर दी, सिर्फ एक चीज प्रूव करने के लिए। और क्या है वो एक चीज, वो आपको बाद में समझ में आएगा। सिर्फ ऑक्सीजन को प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन के बारे में कुछ, ऑक्सीजन की कुछ एक खास प्रॉपर्टी है, उसको प्रूव करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टियां आपको पता चलेगा, ये थियरी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बताएगी। ऑक्सीजन थियरी मतलब ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है बाकी थियरीज के अंदर, मतलब बाकी थियरीज ऑक्सीजन के बारे में कुछ और बता रही है, और वो एक्चुअली ऐसा देखा नहीं गया है। आपको एग्जैक्टली बाद में समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि समझो ऑक्सीजन के अंदर एक प्रॉपर्टी है, और जितनी भी थियरी अब तक आ चुकी है, समझो कि जितनी भी थियरी अब तक आ चुकी है, वो सारी थियरी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है। और उस खाली उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को लाया गया, और वो क्या है एक्चुअली? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अगर आपको याद होगा तो शायद मैंने आपको पढ़ाया है कि डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, किसी को पता है क्या होता है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक? आइडिया है? पैरामैग्नेटिक नो, फिजिक्स के बारे में मत बताना प्लीज, मैं केमिस्ट्री के पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। आइडिया है? फिजिक्स आपने पढ़ा होगा भले, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या, या मैंने कभी पढ़ाया है? सुनाई दे रहा है ना? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है या कुछ इश्यूज है? नेटवर्क में प्रॉब्लम है? हाँ, तो मतलब आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, वीकली अट्रैक्टिव, है ना? नहीं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। तो एक्चुअली मैं आपको सिर्फ अभी के लिए सुपरफिशियली बता रहा हूँ, ये आपको बाद में समझ में आएगा सब क्या है एक्चुअली। जो वीबीटी है,
वीबीटी थियरी जो है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, उस थियरी के मुताबिक ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अभी के लिए समझो क्या होता है डायमैग्नेटिक, बाद में देखेंगे। थियरी के मुताबिक क्या है, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। कौन सी थियरी के मुताबिक, वीबीटी। बट जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो हमें ये ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एक्चुअली ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं है, ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक निकला, और थियरी के मुताबिक डायमैग्नेटिक आ रहा है। तो सिंस ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक प्रूव करने के लिए कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, उसके लिए थियरी निकाली गई एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो अगर आपको कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी स्पेशली किसके लिए निकाली गई थी, one of the main reason is to prove that oxygen is paramagnetic and not diamagnetic. Once again मैं repeat कर रहा हूँ कि oxygen is paramagnetic just to prove that oxygen is paramagnetic and not diamagnetic. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एडवांस थियरीज है बॉन्डिंग की, दो एडवांस थियरीज है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो देखो क्या लिखा है, द कॉसल एंड लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले कॉसल एंड लुईस की थियरी आई थी। ठीक है, वही कॉसल लुईस की थियरी क्या आई थी, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल कि हर एक स्टेबल कौन होगा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास, या सब जितने भी होंगे जो बॉन्ड है वो कब कंपाउंड है वो स्टेबल कब होगा, जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसा बोला था कॉसल एंड लुईस थियरी। ये सबसे पहली थियरी है। तो कॉसल एंड लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। More advanced theories of bonding were put forth to account for the newly discovered properties of the compound in the light of quantum mechanical theory of atomic structures. Two important approaches regarding the nature of chemical bond are VBT and MOT. ठीक है, अब हम पढ़ रहे फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, अब ध्यान से सब चीजें सुनना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगेन, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, पढ़ते हैं। In order to explain the covalent bonding, Hitler and London, ठीक है, प्लीज अच्छी लगेगा आपको ये नाम, बट ऐसा ही नाम है, हिटलर एंड लंदन। हिटलर और लंदन ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी को ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स। सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि डेवलप किसने किया था, एमसीक्यू भी आता है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी को डेवलप किसने किया था, हिटलर एंड लंदन। हालांकि इस थियरी को और ज्यादा एक्सटेंड करके एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले कौन है, पॉलिंग एंड स्लेटर। तो दो क्वेश्चन आते हैं कि फर्दर एक्सटेंडेड किसने किया है, तो पॉलिंग एंड स्लेटर या स्लेटर जो है, ये दो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया था आगे और अच्छे से समझाया। हालांकि इसकी शुरुआत किसने की थी, डेवलप किसने किया था इस थियरी को, हिटलर एंड लंदन। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या है इसके पोस्टुलेट। सबसे पहला, a covalent bond is formed when the half filled valence orbital of one atom overlaps with the half filled valence orbital of another atom. तो ये पहला पोस्टुलेट है, इसको समझे, इसको समझो पहले क्या है। देखो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि समझो अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन का ही एटम होगा और एक हाइड्रोजन का दूसरा एटम होगा। ध्यान से मेरी बातें समझना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है, ओके। तो देखो समझो हाइड्रोजन की बात करते हैं, ध्यान से समझना, आपके लिए एकदम नया है। हाइड्रोजन है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक, है ना। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो सीखी है क्या होती है, मत बोल देना, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। नई जो आपने सीखी उसके मुताबिक हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। अब आप मतलब इसकी जो है वो है 1s1। आपको पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1s1 आपको क्या लगता है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पर अभी यूज होने वाला है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, इसीलिए पहले वो चैप्टर लिया मैंने। आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर, मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्बिट की नहीं। देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है, अभी आपको मेरे ख्याल से आता होगा वो फिगर आउट करने के लिए। ऑर्बिट का मतलब होता है शेल, शेल और ऑर्बिट एक ही होता है। शेल के अंदर होता है सब शेल्स, है ना। शेल का मतलब होता है वन, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा। सब शेल आपको पता है एस, पी, डी, एफ, ये सब सब शेल है। और एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है,
तो p पूरा एक सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने? 3। d एक सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने? 5 है। f एक सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? 7 है। और आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सब तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ये सब मैंने ही पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक। तो अब ये सब तो ठीक है, ये सब नहीं। आप मुझे इतना बताओ कि ये जो 1s1 है, ये कंप्लीटली फील्ड है कि इनकम्प्लीटली फील्ड है? या फिर आप बोल सकते हैं हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि 1s2 होता है और यहाँ पे 1s1 है, तो हाफ फील्ड ही हुआ एक तरह से। तो यहाँ पर आपको पता है कि होने क्या वाला, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1s1 है, उसका हाफ फील्ड है, इसके पास भी क्या है? 1s1, इसके पास भी क्या है? हाफ फील्ड। तो बॉन्ड कब बनेगा? वैलेंस बॉन्ड थियरी का कहना यह था कि बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 1s कैसा दिखता है? स्फेरिकल। तो ये हाफ फील्ड है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये पहला हाइड्रोजन हो गया। और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी अपना हाफ फील्ड ऑर्बिटल लेके आएगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे? ओवरलैप। वो दोनों क्या हो जाएंगे? ओवरलैप। और ये जो ओवरलैप हुआ है एरिया, वो है आपका बॉन्ड। तो ये पहला स्टेटमेंट है उनका कि बॉन्ड तभी बनेगा जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंस विद द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, और तब बनता है एक सिग्मा बॉन्ड। तब बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, या बोल सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? धीरे धीरे समझ में आएगा, बट ये पहला इसका पॉस्टुलेट है। क्लियर है? लाउड, इससे भी ज्यादा लाउड? इससे ज्यादा लाउड बोलूंगा तो अजीब लगूंगा। ठीक है, देखो ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर है आपको कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हमेशा नहीं, हाफ फील्ड ऑफ वन एट द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, कंबाइंस वर्ड यूज करना गलत है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स वर्ड यूज करना जरूरी है, ओवरलैप। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम overlaps with the half filled orbital of another atom, results in the formation of covalent bond. This results in the formation of covalent bond. ये पहला पोस्टुलेट है। तो अब आप बताओ यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो ये दोनों के बीच में बना, आपको पता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पे किसका हाइब्रिडाइजेशन? कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। तो आपको पता है ये भी s और ये भी अपना s ऑर्बिटल दे रहे हैं, दोनों अपना ss ऑर्बिटल दे रहे हैं। तो कौन से टाइप का सिग्मा हुआ ये? कौन से टाइप का सिग्मा हुआ? s s sigma bond. ठीक है, it leads to s leads to formation of s s sigma bond, s s sigma bond। समझ में आया? s s sigma bond बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखो अभी, अब आप बताओगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ, मतलब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर करना है। ओके, सब जो समझो मैंने फ्लोरीन लिया, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन। मुझे बताओ फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? स्टेप बाय स्टेप से बताते जाना है, ठीक है, घाई नहीं। हाँ, और एक ने भी आंसर किया तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आपको पता है ये हैलोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले? 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मुझे सिर्फ हाँ, हो सके तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप पूरा ही बता दो चलेगा, पूरा भी बता दो तो भी चलेगा, या लास्ट के बारे में भी बताओगे तो भी चलेगा। एकदम लास्ट वाला बताओ सिर्फ, क्या है एकदम लास्ट क्या है उतना बता दो, उतना लिख के भेज दो। बराबर है ना? एक आ गया आंसर। तो क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक आंसर आ गया, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। को पता ही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5 2p5। कंफ्यूज मत होना, 7 है तो 1s2 2s2 2p3 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है, तो टोटल एटम तो इसके अंदर 9 होते हैं, 2 अंदर है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से 1s2 2s2 2p5। तो अगेन आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है,
क्योंकि 1s2 2s2 2p5 2p5 है, और आपको पता है p जो होता है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे ना। कैसे भरते हैं आपको पता ही है। देखो मैं अलग अलग मेरे बोल पे ही समझो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं भरते ना, हम भरते हैं 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे फिल किया। जब आपने ऐसा फिल किया तो एक ऑर्बिटल खाली रह गया, एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रह गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिक्स है। अब आपको समझ में भी आएगा धीरे धीरे कि कैसे चैप्टर्स लिंक होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो ये वाला जो है एक फ्लोरीन, उसका ये 2p5, और उसके बाजू वाला जो फ्लोरीन है उसके पास भी 2p5, और दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और ऑर्बिटल तभी ओवरलैपिंग हो सकती है, ध्यान से सुनो, ओवरलैप तभी हो सकता है, देखो एकदम सिंपल है, बॉन्ड तभी बन सकता है जब ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग तभी होगी जब ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। अगर ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा। बट आपको पता है फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है तो वो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकता है, ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब एकदम नई थियरी के मुताबिक है, ठीक है। ये कौन सी थियरी के मुताबिक है सब कुछ? ये जो भी सब मैं बोल रहा हूँ ये वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला है, तो मैं उनकी एक्चुअली मैं उनका जो उन्होंने बोला है वही मैं आपको सिर्फ बताते जा रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक तरह से, आपको ये बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वापस कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल खाली कितने, एक ही खाली है, इसका भी और उसका भी, 2p5 2p5। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर भी कोई हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ नहीं है, यहाँ पर भी एक्चुअली क्या हुआ है, एफ के पास कौन सा है, पी, इसके पास भी कौन सा है, पी। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना? ओके, परफेक्ट। देखो इसको और प्रिसाइज किया जा सकता है, एकदम और प्रिसाइज किया जा सकता है, जितना हो सके हमें उतना प्रिसाइजली सीखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ प्रिसिशन सिखा रहा हूँ या प्रिसाइशन सिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ज्यादा बेटर। आपने सही दिया आंसर, पी, पी सिग्मा बॉन्ड। बट आपको पता है पी तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे कौन सा पी इन्वॉल्व हुआ है, 2p, है ना। कौन सा पी इन्वॉल्व हुआ है, 2p। तो बेटर होगा कि आप कौन सा बोलोगे, 2p 2p सिग्मा बॉन्ड। उसमें भी और प्रिसाइज किया जा सकता है, एंड दैट इज pz। कौन सा p इन्वॉल्व हो रहा है, pz। अब आप बोलोगे यार आपको कैसे पता सर कि x और y नहीं हुए और z हुआ, क्योंकि आपको पता है p में 3 थे, px py pz, याद है। तो आप कैसे, मतलब आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि bz ही, px और py क्यों नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलते जा रहा हूँ? प्लीज लेक्चर देखो, आप समझ सकते हो लेक्चर इंपॉर्टेंट ही है, क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ से आपको, तो प्लीज जितना हो सके उतना ध्यान से सुनना। हाँ, तो pz है, तो क्यों pz है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपको याद रखना है अगेन कि जो p के 3 ऑर्बिटल्स है ना, px py और pz, उसमें से सिर्फ pz जो है उसके पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, जबकि x और y के पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। कैसे, ये आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में है वो, उतना नहीं जाना है आपको, सिर्फ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रहना है कि z के पास, pz के पास स्पेशली एबिलिटी होती है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वाइल px और py के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और मुझे पता है कि pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए मैंने एकदम प्रिसाइजली, आपको कोई पूछे कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है तो आंसर इज 2pz सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया? सब कुछ बता दिया आई थिंक। तो ये सब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि ये वेस्ट जा रहा है ना, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से पढ़ाऊंगा, फिर सीधा बुक से जो जो लिखा है वही पढ़ाते जाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप लिंक करते जाओ सब कुछ अच्छे से, तो केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा आपको। फिर देखो, इनफैक्ट इसी चैप्टर की वजह से लोग केमिस्ट्री से प्यार करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है, आपका पता नहीं अब तक। तो क्लियर है क्या मैंने जो बोला? समझ में आया आपको सिग्मा बॉन्ड कौन से टाइप का, ये 2pz सिग्मा बॉन्ड। पर यहाँ ऐसी सिचुएशन तो नहीं लग रही है मैंने जो अभी बोला,
क्योंकि यहाँ पे 33 है, इसके पहले वाले लेक्चर में 41 है, तो अराउंड 8 लोग गायब हो चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा जो मैंने अभी बोला, बट इट्स ओके। ओके, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एस एस सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, वहां पे प्रिसाइजली बोलोगे तो 1s सिग्मा बॉन्ड है ना, 1s सिग्मा बॉन्ड। वहां तो एस में तो एक्स वाई जेड होता नहीं, तो वहां पे सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1s सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा है, 2pz सिग्मा बॉन्ड। अब तीसरा देखते हैं, और ये सब है भी आ गया, ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बस थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। आप समझो, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ फ्लोरीन है। अब वापस वही, आपको वापस वही करना है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं फटाफट बता रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट, 1s1 है ना। फ्लोरीन की क्या होने वाली है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, चलो 1s2 2s2 2p5। अगेन आप देख सकते हो कि s में एक इनकम्प्लीटली फील्ड है s, और p भी इनकम्प्लीटली फील्ड है, और आपको पता है कि जब इनकम्प्लीटली फील्ड है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, और अगर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, या मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि दोनों के पास इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसी वजह से HF बनता है, या फिर बोल सकते हैं HCl बनता है ना। फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ले लो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, वही हाल होने वाला है। सिर्फ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन इसके नीचे वाला एटम है। तो भाई, तो अब यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक ही, क्योंकि एक ही इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स है ना। तो यहाँ पर भी वही हाल होने वाला है, तो ये बन गया बॉन्ड। अब सिर्फ आप मुझे इतना बता दो एकदम अच्छे से, पूरा सोच समझ के, मुझे एकदम प्रिसाइजली चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा। ओके, इनको लगता है पहले से बहुत ही प्रेडिक्टेड है कि यही क्वेश्चन पूछेंगे सर, इसलिए पहले से आपने टाइप करके रखा था। आई थिंक आंसर सही है वैसे, अच्छी बात है, बट अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक ही आंसर आया, और किसी को कुछ बोलना है? ओके, अंकिता आपने सही बोला है, बट हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते हैं। जैसे आपने देखो क्या लिखा है, एक बार देख लो, इसको हो सके तो करेक्ट करो, आपका आंसर सही है, बट तीशिया आपका भी आंसर सही है। और किसी को कुछ बोलना है? अंकिता आपने बस इतना मिस्टेक किया, आपने 1s1 लिख दिया है। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1s1 क्यों लिखोगे? ऐसे अगर तो फिर आपको 2p5 भी लिखना चाहिए था, है ना। वहां पे हम 1s1 नहीं लिखते, सिर्फ आंसर इज 1s 2pz सिग्मा बॉन्ड, या सिर्फ s। वैसे s खाली नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज खाली s बोलोगे तो वापस s बहुत जगह है, 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, 4s भी है। प्रिसाइज है 1s 2pz सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। ओके, अब ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाई ना, ये सारी चीजें इन्होंने इतना ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं समझाया, ऊपर ऊपर से समझा दिया। तो ऊपर ऊपर से इन्होंने कैसे समझाया होगा, अब वापस रिकॉल करो थोड़ा सा, 15 मिनट्स बैक जाओ आप, तो देखो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या सिखाया था। सबसे पहले मैंने जो बताया था वो H और H के बीच में बताया था, तो वो कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, एस एस सिग्मा बॉन्ड। हालांकि प्रिसाइजली क्या है, 1s सिग्मा बॉन्ड, बट बुक इतना प्रिसाइज नहीं बताने वाली, बुक में सिर्फ लिखा रहेगा एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद मैंने आपको फ्लोरीन के बारे में बताया, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो प्रिसाइजली तो क्या है, 2pz सिग्मा बॉन्ड, बट बुक बोलेगी सिर्फ pp सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली मैंने आपको HF पढ़ाया, इसमें प्रिसाइजली क्या है, ये 1s 2pz सिग्मा बॉन्ड, है ना, बट बुक बोलेगी सिर्फ sp सिग्मा बॉन्ड। तो आपको याद रखना है सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं। अब वो प्रिसिशन हटा दो तो कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, एस एस सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड, और sp सिग्मा बॉन्ड, 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे तो हम अगर एकदम प्रिसाइजली लिखे तो sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, वो तो होते ही है। पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं आया, हाँ प्लीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताया, सिर्फ नॉर्मल ओवरलैपिंग हो रही है। जब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, ओवरलैपिंग की वजह से। अभी तक हाइब्रिडाइजेशन करके कुछ आया नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया था वो ऊपर ऊपर से है, एकदम डेप्थ वाला हाइब्रिडाइजेशन आगे आने वाला है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ बिना हाइब्रिडाइजेशन के, जो यहाँ पे सिर्फ बात किसकी चल रही है, ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग की वजह से हमेशा कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 3 टाइप के,
SS PP SP। पहले पॉइंट पे मैंने इतना सब कुछ समझाया आपको, आई होप समझ रहे। अभी और 2 लोग गायब हो गए, बाप रे। आप लोग को बोर हो रहा है क्या? काफी बड़ा लेक्चर तो है नहीं, आई थिंक। बोर तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बिकॉज बोर होगा तो सो जाओगे, और मैंने इतना जो पढ़ाया वो सब मेहनत ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए बोल। आई होप सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बोला था कि जब कभी भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ओवरलैपिंग। क्या चाहिए उसके लिए? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कब हो सकती है? जब इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। प्लीज ध्यान रखना, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आता है डिफरेंस। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में सिर्फ एल लगाने से कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और ये जो मैंने अभी पढ़ाई मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए सर एक पॉइंट दिया आपने इतना सब कुछ पढ़ा दिया। ये देखो ये रहा, एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस एस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये देखो पीपी ओवरलैप, उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीपी सिग्मा बॉन्ड। पीपी सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर एच और एफ, यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद नीचे और पाई बॉन्ड के बारे में दिया, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में भी समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ यही समझा दिया मैंने ओवरलैपिंग के बारे में। यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल भी रहा हूँ उसको, ओवरलैपिंग। ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ओवरलैपिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद क्या लिखा था? द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, ऑब्वियसली, है ना? तो जो जो अभी देखो आपने देखा था एस एस ओवरलैपिंग हो रही थी, एस एस, तो एक था 1s1, दूसरा भी था 1s1। तो ये लोग बोल रहे जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो लॉजिकल है, दोनों सेम स्पिन में हो ही नहीं सकते। ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा ही है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल के चारों क्वांटम नंबर सेम ही नहीं हो सकते, है ना? मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम ही हो सकते हैं, हमने पढ़ा ये सब। देखो कितना इंपॉर्टेंस है, कितना रिलेट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है कि दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल overlap, the half filled orbital overlaps and opposite spin of electron gets neutralized, है ना? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन अपोजिट है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका देखो, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, बट दोनों की एनर्जी अपोजिट फॉर्म में होगी एंड देयरफॉर दे बोथ कैंसिल ईच अदर और न्यूट्रलाइज हो जाता है। the increase electron density decreases the nuclear repulsion and energy is released during overlapping of the orbitals। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होते हैं, जब ओवरलैप होता है ना, हमेशा ध्यान रखना उससे एक एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन सॉरी ओवरलैप बोल रहा हूं मैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं यहाँ पर, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे अपोजिट स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, जब वो ओवरलैप होंगे और बॉन्ड बनेगा। और मैंने आपको पहले भी सिखाया था हमेशा कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखो उसका कंसेप्ट यहाँ है, मैंने आपको बोला था हमेशा कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगती है ना? तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो एंडोथर्मिक होता है। तो वही है, ये लोग बोल रहे हैं कि जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्या होने वाले? दोनों अपोजिट स्पिन है ना, एक ये वाला स्पिन हो जाएगा और दूसरा आने वाला की जो दूसरा होगा उसकी स्पिन ऐसे होने वाली है। तो ये दोनों क्या हो गए? अभी पेयर्ड हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो उसमें एक एनर्जी बाहर रिलीज होती है, एंड उस एनर्जी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड एक एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो वही लिखा है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप and the opposite spin of the electron get neutralized. The increased electron density decreases the nuclear repulsion and the electron
एंड द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सिर्फ इतना याद रखो, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके उसके बाद देखो वापस लॉजिक है, आप ही सोचो कि अगर जो ओवरलैपिंग है, अभी समझो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल ऐसे बता रहा हूँ, ये एक ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये एक ओवरलैपिंग है और ये एक ओवरलैपिंग। समझो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्या लगता है आपको किस पे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? आपको पता है ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है इस थियरी के मुताबिक, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 2 और 3? 3 है ना? क्यों? क्योंकि वहां जो ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है। तो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट प्लीज ध्यान रखना वर्ड का, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, greater the extent of overlap, stronger is the bond form. However, complete overlap of orbital does not takes place due to internuclear repulsion. वापस वही चीज, आप देखो ओवरलैप करो ठीक है, बट इतना भी ओवरलैप ऐसा नहीं कि ओवरलैप करते करते एकदम ज्यादा ओवरलैप, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी ओवरलैप करोगे, अगर बहुत ज्यादा ओवरलैप करोगे तो दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है वो बाजू बाजू में आ जाएंगे, है ना? अगर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग भी हुई तो जो न्यूक्लियस है दोनों एटम के वो नजदीक आ जाएंगे, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, रिपल्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि ग्रेटर ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का उतने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बट ज्यादा भी ओवरलैपिंग हुई तो रिपल्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ टू न्यूक्लियस कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड व्हिच लीड्स टू इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन। चारों पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ इन 4 पॉइंट में। आई होप कोई सोया नहीं है और ये 4 पॉइंट क्लियर है। 28 हो गए रे बाप रे। कोई कॉलेज कोई लेक्चर वेक्चर है क्या कॉलेज का? ओके ओके ओके, चारों पॉइंट क्लियर। ओके चलो ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है पोस्टुलेट। ओके उसके बाद देखो, इफ एन एटम पोजेस मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया था उसमें सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनते जा रहा था। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एस एस सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, बट वो एक ही बॉन्ड था। फिर मैंने फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बनाया, वो भी क्या था? एक ही था, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो बात इतनी सिंपल है कि अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड भी ज्यादा बनेंगे। तो वही लिखा है, इफ एन एटम पोजेस मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड, सो द नंबर ऑफ bond form will be equal to number of half filled orbital in the valence shell. Very important line है ये। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप जब आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और आपके जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो डिसाइड करेगा कि कितने बॉन्ड्स होने वाले, ठीक है। तो जितने ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा आप बोल सकते हो हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज्यादा आपके बॉन्ड्स बनने वाले। जैसे इसका एग्जांपल, आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, ऑक्सीजन चेक कर लो चाहिए तो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फटाफट बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए? या तो फिर आज पहला लेक्चर इतने दिन बाद इसलिए थक गए होंगे। ओके परफेक्ट, है ना? क्या रहने वाली है? 1s2 2s2 2p4, है ना? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। हाँ तो अब आप ही देखो ना कि 1s2 2s2 2p4, तो जब आप 2p4, आप सिर्फ लास्ट देखो, अभी 2p4 है,
सॉरी, हाँ 2p4। अब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं आपको? 2p4, अभी आपको इतना तो पता ही होगा 2p4 के मुताबिक कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपको? अभी देख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चलता है ना कितने अनपेड है ना? इतना तो आता ही होगा अभी आपको, है ना? 2 अनपेड है तो ऑब्वियसली इसीलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी कितनी होगी हमेशा, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीजन हमेशा इसीलिए डबल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अभी सिमिलरली आप नाइट्रोजन चेक कर लो, ठीक है? मैं अभी पूरा डिटेल में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे लास्ट बता सकते हो अगर, तो अच्छा रहेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है लास्ट? सिर्फ लास्ट बताओ, एकदम लास्ट क्या है उसका? उसका लास्ट पार्ट बता दो सिर्फ। हाँ, परफेक्ट है ना? दैट इज 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 है, वापस आप देख लो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो क्या कर सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे वो कैसे पता चलेगा? हमेशा हमें हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें बता देता है कि कितने बॉन्ड बनते हैं नेचुरली। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? इस पॉइंट को आप काफी सिंपल में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू वीपीटी ऐसे लिखने का, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है? प्लीज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मत लिखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो सारे सिग्मा ही हो। आप सिर्फ ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, number of unpaired electron, number of unpaired orbital, number of unpaired orbital is equals to number of covalent bond, number of covalent bond. Clear? और प्लीज यहाँ तक रिवाइज करना, और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताना। एटलीस्ट जो लोग पढ़ रहे हैं, और वो हो सके तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आप कर लो, ठीक है? कौन सा होमवर्क दिया? एक तो वो टेबल बनाने बोला है, वो अगर बना लो अभी तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी फ्रेश आपके माइंड में रहेगा। और मैंने आपको वाटर और अमोनिया के बारे में जो बताया वो, बाकी आप, आई थिंक मोर देन इनफ है, काफी है, अभी लेक्चर रोक देते हैं। क्लियर? आज जो पढ़ा है सब परफेक्ट? ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई भेजे मुझे वो, एटलीस्ट कोई एक जन भी मुझे भेजेगा तो ठीक है। मुझे देखना है मुझे कि कैसे बना है। आप जतिन को भेजो, ठीक है, मैं जतिन को बोलने वाला हूँ, बट मुझे भी कोई भेज सकता है, ठीक है? मुझे देखना है कि आपने कैसा बनाया, ठीक है? वो टेबल कैसे बनाना है आपको क्लियर है ना? चलो ठीक है, ओके। तो बस आज का लेक्चर खत्म, आप जा सकते हो, बाय। ओके ओके ओके।